नमस्कार बच्चों। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चल रही थी और पिछले वीडियो में मैंने थ्री डायमेंशनल में जो तल है यानी प्लेन है, प्लेन से संबंधित इक्वेशंस कैसे बनेंगी उनके सूत्र बताए और तलों से संबंधित यानी प्लेन से संबंधित और बातें बताई और 11.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। प्रश्न नंबर 5 में 2 पार्ट दे रखे हैं और उसमें आपसे सदिश रूप में और कार्तिक रूप में, सदिश तथा कार्तिक रूप में तल के समीकरण पूछे हैं, यानी प्लेन की इक्वेशंस पूछी है। बताने हैं। जो पहला पार्ट है उस तल का समीकरण बताना है जो किसी पॉइंट 1 0 -2 से होकर गुजरता है और जो किसी प्लेन पर जो अभिलंब है वो अभिलंब है आपका I + J - K। सूत्र से मैंने बताया था, आपको पहले ही बताया था, किसी बिंदु से जाने वाले प्लेन और किसी वेक्टर पर परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0 उसका समीकरण होता है, जहाँ a वेक्टर उस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट होता है। तो a वेक्टर हो गया आपका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा 1i + 0j + -2 × k, यानी i - 2k। ये a वेक्टर का आपका पॉइंट होगा और जो n वेक्टर होगा वो नॉर्मल होता है और नॉर्मल दे रखा है यानी अभिलंब वो आपको दे रखा है i + j - k। इसलिए जो सदिश समीकरण यानी वेक्टर इक्वेशन बनेगी वो होगी आपकी r वेक्टर माइनस a वेक्टर की जगह लिखेंगे आप i - 2k डॉट i + j - k = 0। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वरना इससे आप ऐसे भी कर सकते थे r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर ये उधर जाकर बन जाएगा a डॉट n। तो इस फॉर्म में अगर करते तो ये आता आपका r वेक्टर डॉट n वेक्टर हुआ i + j - k = a डॉट n, यानी i - 2k डॉट i + j - k। और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो i के कोफिशिएंट 1, j के कोफिशिएंट 0 और -2 × -1 यानी +2 यानी 3। तो अल्टीमेटली इक्वेशन आपकी आएगी i + j - k = 3। ये है आपकी वेक्टर इक्वेशन। अब इसी को बताएंगे आप कार्टेशियन इक्वेशन। तो उसका डायरेक्ट सूत्र था, फॉर्मूला जो था वो था a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। अब यहाँ a b c जो अभिलंब हैं उसके दिक् अनुपात हैं। तो अभिलंब जो है आपका i + j - k है, तो इसके दिक् अनुपात जो होते हैं यानी a की वैल्यू i का कोफिशिएंट होता है 1, b की वैल्यू j का कोफिशिएंट होता है यानी 1 और c k का कोफिशिएंट होता है -1, तो c की वैल्यू -1 और x1 y1 z1 वो पॉइंट होता है जिससे वो इक्वेशन पास हो रही है, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये जो x1 y1 z1 जो ये पॉइंट है ये है आपका 1 0 -2। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बनेगी कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तिक रूप में, इन कार्टेशियन फॉर्म ये होगी a की जगह 1, x - 1 x1 की जगह 1 + b की जगह 1, y -
0 प्लस सी की जगह -1 जेड -2 यानी प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो हो गया x -1 प्लस वाई माइनस जेड -2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड -3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। तरीका क्या होता है यहीं से इक्वेशन निकालने का, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो आर वेक्टर की जगह लिखते एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि ये आपका वेरिएबल पॉइंट होता है, चर बिंदु होता है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आई के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, एक्स इंटू 1 यानी एक्स प्लस वाई इंटू 1 यानी वाई प्लस जेड इंटू -1 यानी माइनस जेड इक्वल टू 3। इस तरह से भी आपको ये इक्वेशन मिल सकती है। तो फॉर्मूला लगा लें या यहाँ से निकाल लें, एक ही बात है। एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, चाहे तो परफेक्ट इक्वेशन कर लो या ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। आते हैं इसका बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। इसमें पॉइंट दे रखा है आपकी बार 1 4 6, वही उसी का ही एक पार्ट है। और वेक्टर एन जो है वो है आपका i -2j प्लस के। तो इस तरह से r डॉट n वेक्टर बराबर a डॉट n वेक्टर, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप। तो हो गया आर वेक्टर डॉट i -2j प्लस के इज इक्वल्स टू ए वेक्टर हो गया, जब पॉइंट ये दे रखा है तो ए वेक्टर हो गया 1i प्लस 4j प्लस 6k। तो इस तरह से हो गया i प्लस 4j प्लस 6k डॉट एन वेक्टर हो गया i -2j प्लस k। तो i का कोफिशिएंट 1, 4 2 8 -8 प्लस 6। तो आर वेक्टर डॉट i -2j प्लस k, और ये हो गया 6 एक साथ और -8 -1। ये इक्वेशन बनी आपकी वेक्टर इक्वेशन। अब इसके लिए कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तिक तल में, कार्तिक रूप में आर की जगह लिख लो एक्स आई। अब की बार मैं फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो फॉर्मूला लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है आप फॉर्मूला लगाएंगे। बस आर की जगह ये रख दिया। अब इसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स इंटू 1 फिर जे के -2y प्लस 6z इंटू 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू -1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशंस ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। कहते हैं तलों का समीकरण ज्ञात करो जब 3 बिंदु दिए हों। 3 बिंदु दे रखे हैं 1 1 -1 6 4 -5 -4 -2 3। अब यहाँ ये नहीं कहा कि कौन से रूप में आपको समीकरण चाहिए, यानी कार्तिक रूप में चाहिए या सदिश रूप में चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए या कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। तो चूंकि ये हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं, तो हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में ये निकालेंगे, तो कार्टेशियन वाला निकालते हैं। लेकिन अगर आपको कोई थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, दोनों निकाल दीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो दोनों निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका कार्टेशियन का फॉर्मूला बताते हैं। कार्टेशियन का फॉर्मूला है आपका x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये कार्टेशियन फॉर्म में तल का समीकरण
जब वो 3 बिंदुओं से जा रहा हो और 3 बिंदु हैं आपके x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो इसे x1 y1 z1 मान लें, x2 y2 z2 मान लें, x3 y3 z3 मान लें। और जब यहाँ रखेंगे तो ये कार्तिक रूप में कार्तिक तल का समीकरण हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाया, अब इसमें हम वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे। तो x माइनस x1 है 1, y माइनस y1 भी 1 है, z माइनस माइनस 1 z प्लस 1। इसके बाद x2 माइनस x1, तो ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3, आप जैसे भी मानना चाहे जिस भी ऑर्डर में। 6 माइनस 1, x2 माइनस x1 का मतलब 6 माइनस 1 यानी 5, 4 माइनस 1 यानी 3, माइनस 5 माइनस माइनस 1 यानी माइनस 5 प्लस 1 यानी माइनस का 4। इसके बाद आप करेंगे x3 माइनस x1, तो माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस 5, माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3, और 3 माइनस माइनस 1 यानी प्लस का 4। आप ये देखेंगे इसे सॉल्व करने में कि इसमें माइनस बाहर निकाल दूं इस रो से, थर्ड वाली रो से, तो 5 3 माइनस 4 ये था, 5 3 माइनस 4 ये हो जाएगा। ये दोनों जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2 रोज आपकी बराबर आ रही हैं। अतः मतलब तल का समीकरण नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु कितने हैं, समरेख हो गए। ये तीनों बिंदु समरेख हैं, अतः सीधी सी बात है कि ये एक ही रेखा में है, अतः तल का समीकरण नहीं निकाला जा सकता। अतः इन तीनों बिंदुओं से तल का समीकरण निकलना संभव है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला तब कारगर होता है जब आपका कोई एक इससे प्लेन नहीं जा सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में ना हो। अगर तीनों एक ही बिंदु एक ही लाइन में, मान लो ये लाइन है, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो तीनों बिंदु एक लाइन में आ गए, तब एक बिंदु एक लाइन से, यानी इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले आपके अनगिनत प्लेन हो सकते हैं। आप देख रहे हो जिस भी डायरेक्शन में जाओगे एक प्लेन बन जाएगा, तो इस तरह से कोई एक प्लेन नहीं निकल सकता। अतः 3 बिंदु अगर एक लाइन में हो तो आपके प्लेन का इक्वेशन निकालना संभव नहीं है, एक प्लेन का इक्वेशन। सेकेंड पार्ट पे आएंगे। सेकेंड पार्ट है, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 1 0, 1 2 1 और -2 2 -1। तो वही फॉर्मूला लगा के x माइनस 1 x1, y माइनस 1 z माइनस 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 0, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 लगा रही हूँ, 1 माइनस 0 1, फिर -2 माइनस 1 यानी -3, 2 माइनस 1 यानी 1, -1 0 यानी -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप खोल लो। तो x माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 यानी -1 बचा, माइनस y माइनस 1 इसको खोला, 0 इंटू -1 0, एंड -1 माइनस इंटू 1 इंटू -3 यानी प्लस का 3, प्लस z माइनस 0 तो z ही हो गया, 0 इंटू 0 तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो ये हो गया माइनस का x प्लस का 1, माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो माइनस x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसमें कुछ गलती होगी, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 होता है, ये 1 है, तो ये गलती हो गई भाई। तो ये हो गया x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस का 2, y माइनस 1 में माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, और प्लस z इंटू ये होगा 0 प्लस 3, तो ये 3z होगा, सॉरी गलती हो गई है, माइनस का 2, तो माइनस का 2x प्लस का 2 माइनस का 3y प्लस का 3
प्लस 3 का z इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हुई आपकी एक मिनट 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। यहीं छोड़ देते या यहाँ एक ही बात है। ये था आपका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है कि एक प्लेन का समीकरण दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है। आपसे पूछा है कि तीनों एक्सिस पे क्या क्या इंटरसेप्ट काटता है, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म में से निकालेंगे और इंटरसेप्ट्स निकालेंगे, यानी अंतःखंड रूप में से बदलेंगे। अंतःखंड निकालने हैं तीनों अक्षों पर अंतःखंड, यानी इंटरसेप्ट ऑन ऑल द 3 एक्सिस पर आपको इंटरसेप्ट निकालना है। तो मैंने बताया था आपको पढ़ाते हुए, जब आपको बता रही थी, अगर कोई भी इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 की फॉर्म में होता है, तो ए बी सी रेस्पेक्टिवली क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे काटे गए अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट्स होते हैं। तो इसको आप चेंज करोगे 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 को पहले राइट साइड को 1 बनाएंगे, तो हो जाएगा 2x अपॉन 5, सबको 5 से डिवाइड करेंगे, y अपॉन 5 प्लस माइनस जेड अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसके बाद ये इसको लिखेंगे x अपॉन 5 अपॉन 2, ये 2 ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, तो ये 5 अपॉन 2 रह गया। इसी तरह से ये y अपॉन 5 पहले से ही उसी फॉर्म में है, और हाँ ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया तो z अपॉन -5 इक्वल टू 1। तो उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं यानी अंतःखंड है, क्रमशः x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर होंगे 5 अपॉन 2, 5 एंड -5। यानी x एक्सिस पे ये 5 अपॉन 2 लंबाई का, यानी x एक्सिस पे प्लस 5 अपॉन 2, y एक्सिस पे 5 यूनिट्स और z एक्सिस पे माइनस डायरेक्शन में 5 यूनिट्स कटेगा, यानी माइनस जेड की तरफ ये कटेगा। तो ये इंटरसेप्ट में आपका इक्वेशन निकल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद एन इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX। यानी समीकरण ज्ञात करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। क्या क्या दे रखा है? y इंटरसेप्ट दे रखा है 3 यूनिट है, और ये पैरेलल टू ZOX प्लेन है, प्लेन ZOX प्लेन। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो ये जो प्लेन है y x एक्सिस और z एक्सिस, तो ZOX यानी ये नीचे की तरफ जो प्लेन आ रहा है, ये वाला जो प्लेन है, ये ZOX प्लेन कहलाता है। तो एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो 1 2 3 यूनिट पर काटे और इस प्लेन के पैरेलल, यानी ऐसे काटते हुए जाए, और ये ऐसा एक समतल होगा जो इसके पैरेलल होगा। तो आप देख रहे हैं ये समतल x एक्सिस और y एक्सिस पे कोई भी प्लेन वो नहीं काट रहा, कहीं भी उसको नहीं काट रहा, यानी अनंत पर काट रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी x, क्योंकि x 1/0 या इन्फिनिटी कह लो,
अगर आप कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, इन्फिनिटी में काट रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, 3 पर, और जेड एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, इन्फिनिटी पर, क्योंकि अनंत पे काट रहा है, पैरेलल है, बराबर 1। ये मैंने कौन सा फॉर्म लिया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। अगर आप ये वाला अंतःखंड रूप में रखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी यानी 1/0, बी की वैल्यू है 3 और जेड की सी की वैल्यू भी इन्फिनिटी यानी 1/0। तो ये 1/0, ये इन्फिनिटी का मतलब 1/0, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड का मतलब 1/0 यानी 0 इंटू जेड इक्वल टू 1। तो y अपॉन 3 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पैरेलल टू जेड एक्सिस है। अगर आप ये तरीका लगाते हैं, अगर आप इसे पॉइंट से कहते हैं कि पॉइंट, इसे दूसरे तरीके से निकालेंगे, मान लो इक्वेशन दूसरी निकालेंगे, तो आप ये कहेंगे ये प्लेन किस पॉइंट से जा रहा है, वाई एक्सिस को 3 पे काट रहा है, तो इस जिस पॉइंट पे काट रहा है वो पॉइंट होगा 0, 3, 0। अब इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, और वाई एक्सिस 90 डिग्री का कोण बना रही है, और एक्स एक्सिस से ये कितना कोण बना रहा है, 0। एक्स एक्सिस से ये जो एन वेक्टर है, यानी वो समतल अगर ये है, और समतल के अभिलंब जो वेक्टर हम कहते हैं, एन वेक्टर जिसे कहते हैं, यानी इस समतल के परपेंडिकुलर, तो वो कौन सा हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी एन वेक्टर है, तो उस एन वेक्टर के जो हम ए आई प्लस बी जे प्लस सी जे की फॉर्म में लेते थे, सी के की फॉर्म में लेते थे, तो ए क्या हो गया, या कह लो एल एम और एन के फॉर्म में लेते थे जब इक्वेशन हमारी बनती थी आर वेक्टर डॉट एन कैप, या इसे कहेंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप बराबर 0। ये आपका, मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, सेकंड मेथड। ये मैंने किसकी इक्वेशन लिखी, ये उस या फिर यूँ कह लो इसको, ये तो वेक्टर इक्वेशन है, ये उस तल की यानी प्लेन का इक्वेशन है जो किसी पॉइंट ए वेक्टर से होकर जाता है और किसी एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है या अभिलंब है। और चूंकि ये आपको किस फॉर्म में दे रहे हैं, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रहे हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपकी इक्वेशन थी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। तो जो पॉइंट हुआ जिससे होके जाता है वो पॉइंट हुआ 0, 3, 0। तो x1 y1 z1 जो पॉइंट था वो पॉइंट इक्विवेलेंट हो गया 0, 3, 0। और ए किसके बराबर हुआ, ए हुआ ए अपॉन एल। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, और इसे अगर हम √a² प्लस b² प्लस c² से कर दें तो यही एल एम और एन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, किसके, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर के। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी वाई एक्सिस के पैरेलल, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, वो होंगे आपके, एल होगा cos 90 यानी 0, वाई होगा एम होगा cos 0 क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एन होगा cos 90, तो ये 1 और ये 0। तो इस तरह से एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 0। तो अगर हम ए बी सी में भी इक्वेशन रखें, ए बी सी, तो ए अपॉन एल बराबर बी अपॉन एम बराबर सी अपॉन एन होता है। डायरेक्शन कोसाइन जो हैं और डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो बराबर होता है। तो एल
ज़ीरो, M1 N0, तो इस तरह से A कितना हुआ 0, B कितना हुआ 1 और C भी कितना हुआ 0। तो जब यहाँ रखेंगे तो ये होगा 0 इंटू x माइनस x1 प्लस B की जगह 1 y माइनस 3 प्लस C की जगह 0 z माइनस 0 इक्वल टू 0, और इससे इक्वेशन आई y इक्वल टू 3। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है। इसे ABC भी लिख सकते हैं, इसे L M और N भी लिख सकते हैं, जहाँ L M और N क्या है, डायरेक्शन के कोसाइंस हैं, और ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं। और अगर आप वेक्टर इक्वेशन में निकालते तो ये N वेक्टर क्या बन जाता, N कैप क्या बन जाता, LI यानी L कितना था 0I प्लस 1J प्लस 0K। A वेक्टर कितना हो जाता 0I प्लस 3J प्लस 0K। यहाँ रखते तो उससे भी यही इक्वेशन निकल के आती। इन एनी केस यही इक्वेशन निकल के आएगी। तो ये मैंने 2-3 तरीके बता दिए, किसी भी एक तरीके से ये आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 ये कहता है फाइंड द इक्वेशन प्लेन यानी उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो दिए हुए तलों के समीकरण की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है और किसी बिंदु 2, 2, 1 से होकर निकलता है। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन आपको दे रखा है, प्लेन L1 मैं मान लेती हूँ उसको, ये प्लेन दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। कहते हैं एक इक्वेशन फाइंड आउट करिए उस प्लेन की जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होके जा रहा हो। यानी एक प्लेन ये और ये एक दूसरा प्लेन, ये पहला प्लेन है, ये ऐसे जा रहा था, ये दूसरा प्लेन ऐसे जा रहा है, दोनों ने एक दूसरे को काटा, तो जहाँ काटा ये क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आई। जब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आई, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से आपका कोई प्लेन जा रहा है, यानी उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो यहाँ से होके गुजर रहा है। उनमें से ये भी हो सकती है, ये दोनों प्लेन भी हो सकते हैं, और जो किसी पॉइंट दे रखा है 2, 2, 1 से होके गुजर रहा है। तो मैंने आपको बताया था दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले जितने भी प्लेन्स होते हैं उनका इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स। कोई एक प्लेन नहीं जाता लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, ऑफ ऑल प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ intersections, line of intersection of two planes are L1 plus lambda times of L2 equal to 0। तो L1 यानी पहला प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस 0 लैम्डा यानी 0। तो ये उन समस्त प्लेन्स की यानी समस्त तलों का समीकरण हो गया जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजरते हैं। अब चूंकि ये प्लेन इस पॉइंट से जाता है, ये प्लेन पॉइंट 2, 2, 1 से होकर जाता है यानी पास होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 रखने पर 3 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 1 माइनस 4, x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हो गया 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा, ये बचा 3 इक्वल टू 0। ये 6 माइनस 4 बना कितना 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आई -2/3। इस इक्वेशन में वापस रखने पर
लैम्डा की वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन या अभिष्ट तल का समीकरण, यानी जो समीकरण हमें चाहिए वो होगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, लैम्डा की जगह -2/3 x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 3 4 12 माइनस 2x, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, -2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। 9x माइनस 2x बन गया 7x, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y प्लस 6z माइनस 2z प्लस 4z माइनस 12 प्लस का 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसा ही है, पर अब की बार वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन क्वेश्चन 10 है। कहते हैं वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करो। दो वेक्टर्स दो आपको प्लेन दे रखे हैं, प्लेन L1 आर वेक्टर डॉट 2y प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7, और L2 दूसरा प्लेन जो दे रखा है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9। तो उस इक्वेशन को फाइंड आउट करो एंड विच पासिस थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है, और पॉइंट 213 से विच पासिस थ्रू पॉइंट 213। तो दो इक्वेशन जो अभी बताया था L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स passing through line of intersection of L1 and L2। तो इसका मतलब आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स आर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा इंटू 9। आप चाहें तो इसे -7 -9 सीधे हाथ को 0 कर सकते थे, एक ही बात है। अब चूँकि ये पॉइंट कहाँ से जा रहा है, 213 से जा रहा है, तो 213 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब 213 कौन सा पॉइंट है, इसका कोई भी एक पॉइंट है, तो यानी आर वेक्टर की जगह लिखा जाएगा 2i प्लस 1j प्लस 3k। आर वेक्टर यहाँ चर बिंदु होता है, चर को अचर बनाएंगे इस पॉइंट से, क्योंकि ये अचर बिंदु है और ये उसी प्लेन पर है, तो आर वेक्टर इसको संतुष्ट करेगा। तो आर वेक्टर की जगह हम 213 इसको बनाएंगे, तो 2i प्लस 1j प्लस 3k के रूप में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा। आर वेक्टर इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो यहाँ रखने पर ये हो गया 2i प्लस j प्लस 3k इंटू 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स आर वेक्टर की जगह 2i प्लस j प्लस 3k डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k 7 प्लस 9 लैम्डा। 2 दूनी 4, 2 मतलब i के कोफिशेंट 2 इंटू 1 2 माइनस 3 3 9 प्लस 2 2 4 5 इंटू 1 5 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। 6 माइनस 9 इज माइनस 3, ये हो गया 18 लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लैम्डा। ये इधर चला गया, वो उधर चला गया। 18 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3
9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 10, लैम्डा की वैल्यू आई 10/9। इसलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन रिक्वायर्ड जो चाहिए था अभिष्ट जो समीकरण है, तो यहाँ पर लैम्डा की जगह हम रख देंगे 10/9। तो आर वेक्टर 2i + 2j - 3k + 10/9 आर वेक्टर 2i + 5j + 3k = 7 + 10/9 × 9। 9 से 9 कटा 17 हो गया, और अब पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9 किसी एक वेक्टर में मल्टीप्लाई हो सकता है। हम कर रहे हैं इसमें 9 × 2 = 18i + 9 × 2 = 18j, 9 × 3 = 27k प्लस आर वेक्टर 10 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 20i 50j + 30k, और ये 9 पूरे से मल्टीप्लाई हुआ था तो इधर भी आकर ये 9 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 9 से 9 कट गया, 10 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। और अब इसको कंबाइन नहीं लिख सकते हैं। आर वेक्टर अंदर 18 + 20 यानी 28i, 18 + 50 यानी 68j, माइनस प्लस का 3k, और ये हो गया 153। ये 38 है, सॉरी, 18 + 20 = 38। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो दोनों तरह से देख लिया आपने। क्वेश्चन 9 में आपने देखा था कार्टेशियन फॉर्म में दो प्लेन की इक्वेशन, दो प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस लाइन पर काट रहे हैं उस लाइन से जाते हुए उस प्लेन का समीकरण यानी इक्वेशन पूछा था जो दिए हुए पॉइंट से होके गुजरे। तो दोनों ही तरह से आपने देख लिया कि आपको वेक्टर इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में है, क्वेश्चन नंबर 10 में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया था तो उसको उसी ढंग से निकालेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो दो प्लेन्स दिए हुए हैं उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाए, और जैसे अभी तक क्वेश्चन करके आए थे वैसे ही है, लेकिन अब उसमें जो कंडीशन दी है कि वो प्लेन एक और प्लेन दिया हुआ है उस पर परपेंडिकुलर है। तो हम कहते हैं लेट, माना जो पहला प्लेन उसको L1 मान लिया, वो हो गया x + y + z = 1। मैं इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, हालांकि आप ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिखें ना लिखें आपकी मर्जी। दूसरा प्लेन है 2x + 3y + 4z = 5। तो ये बन गया 2x + 3y + 4z - 5 = 0। ये दूसरा आपका प्लेन हो गया। कहते हैं उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाए। तो दोनों तलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तल का समीकरण ये होगा आपका L1 + लैम्डा L2 = 0। तो ये हो गया x + y + z - 1 + लैम्डा टाइम्स 2x + 3y + 4z - 5 = 0। इसको अगर मैं दोबारा लिखूं इसे, तो x के कोफिशिएंट होंगे 1 + 2 लैम्डा x, फिर ये 1 + 3 लैम्डा y के कोफिशिएंट,
फिर 1 + 4 लैम्डा z के कोफिशिएंट और कांस्टेंट होगा -1 - 5 लैम्डा = 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है। अब ये कहते हैं ये वाला प्लेन एक और प्लेन दिया हुआ है इक्वेशन 1 से दिया गया तल x - y + z = 0 पर लंब है। ये दूसरा आपका लंब हो गया। ये दोनों लंब हैं, यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब आप इसको देखिए, ये पहला प्लेन है मान लीजिए, और ये दूसरा प्लेन है जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये दूसरा प्लेन हो गया। तो ये पहला प्लेन 90 डिग्री का एंगल बनाता है और दूसरा प्लेन, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये वेक्टर जो है इसका जो अभिलंब है वो कहाँ होगा, इस तल पर लंब होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी ये n1 अगर वेक्टर है तो n1 वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर होगा पहले वाले तल पर, और अगर पहले पे परपेंडिकुलर रहे तो दूसरे पे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो इसी तरह से इसका जो अभिलंब है वो अगर n2 है तो वो दूसरे वाले प्लेन पर n2 अगर है, यानी इसका जो अभिलंब है वो इस तल पर लंब होगा। तो इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये इस पर 90 डिग्री के बना रहा है एंगल। तो ये दोनों भी n1 और n2 भी एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जब ये और ये दो तल 90 डिग्री के पे हैं तो एक लाइन, ये लाइन जो है ये इस तल पर 90 डिग्री है, यानी ये इसका अभिलंब है, और ये दूसरा तल है इस पर ये वाला जो है इसका जो अभिलंब है वो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अल्टीमेटली जब हम दोनों के तलों की बात करेंगे, ये पहले का अभिलंब, ये दूसरा वाला जो आपका है उसका अभिलंब, जब ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री हुए तो ये दोनों अभिलंब भी एक दूसरे पर 90 डिग्री होंगे। और दो अगर अभिलंब 90 डिग्री पे होते हैं तो उनकी दिक् अनुपातों का गुणांक को का योग, यानी n1 वेक्टर क्या है, अब आपका n1 वेक्टर जो होगा, या वेक्टर n1 के जो पहला वाला है इसके दिक् अनुपात क्या होंगे आपके। अगर मैं a1 b1 c1 इसके दिक् अनुपात मान लूँ तो a1 की वैल्यू होगी 1 + 2 लैम्डा, b1 होगा 1 + 3 लैम्डा, c1 होगा 1 + 4 लैम्डा। ये दिक् अनुपात हैं पहले वाले प्लेन के अभिलंब के। अभिलंब मतलब जो उसके उस पर 90 डिग्री का एंगल का एक लाइन होती है। इसी तरह से दूसरा वाला तल ये है, तो दूसरे वाले तल के जो दिक् अनुपात हैं a2 वो कितना हुआ, x का कोफिशिएंट 1, b2 y का कोफिशिएंट -1 और z का कोफिशिएंट यानी c2 हो गया 1। और चूंकि n1 और n1 वेक्टर और n2 वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर क्या कंडीशन होगी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो अगर ऐसा होता है तो a1 यानी 1 + 2 लैम्डा इंटू a2 यानी 1, b1 यानी 1 + 3 लैम्डा, b2 यानी -1, c1 यानी 1 + 4 लैम्डा, c1 यानी 1 बराबर कितना होगा, 0। तो हो गया 1 + 2 लैम्डा -1 - 3 लैम्डा प्लस 1 + 4 लैम्डा = 0। तो 4 और 2 6, 6 में से 3 गए, 3 बचे 3 लैम्डा, और 1 से 1 कटा, ये बचा +1 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई -1/3। और जब लैम्डा की वैल्यू निकल गई तो लैम्डा की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में रखने पर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, अभिष्ट तल होगा वो प्राप्त होगा। तो 1 + 2 × -1/3 x
1 प्लस 3 इंटू -1/3 y प्लस 1 प्लस 4 इंटू -1/3 z -1 -5 इंटू -1/3 इक्वल टू 0। तो -2/3 1 में से गया तो बचा 1/3 x, ये तो 0y हो गया, और -4/3 प्लस 1 तो ये हो गया 3 - 4 यानी -1/3 z, और ये हो गया प्लस 5/3 -1, तो 5/3 -1 हो गया आपका 2/3 इक्वल टू 0। सबको 3 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं 2 प्लेन दे रखे हैं, उनके बीच का कोण चाहिए। आर वेक्टर डॉट 2y प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 5। पहला प्लेन है आपका आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 3, ये आपका दूसरा प्लेन है, और इनके बीच में आपको एंगल चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला फिर याद दिलाती हूँ। फॉर्मूला कि अगर पहला वेक्टर आपका आर वेक्टर डॉट n1 बराबर d1 है, दूसरा प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट n2 बराबर d2 है, तो इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा होगा आपका n1 डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 अपॉन मॉडुलस ऑफ n2। तो अब यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो n1 वेक्टर हो गया 2i प्लस 2j माइनस 3k, n2 वेक्टर होगा 3i माइनस 3j प्लस 5k। तो कॉस थीटा हो गया 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट। तो ये हो गया 2 3 6 माइनस 3 2 6 माइनस 15 अपॉन 4 प्लस 4 प्लस 9 9 प्लस 9 प्लस 25, तो -15 मॉडुलस के साथ लिया जाता है। ये छोटा एंगल ले रहे हैं हम। 9 और 4 13 और 4 17, अब 25 और 9 34, 34 और 9 43 43। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 17 तिया 51, 5 हासिल, 17 चौक 68, 68 और 5 73। तो जो कोण होगा वो होगा कॉस इनवर्स 15 अपॉन अंडर रूट 731। ये था क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें आपको 5 पार्ट दे रखे हैं। इनमें आपको बताना है कि जो प्लेन्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या वो दोनों में से कुछ भी नहीं है, और तो फिर उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो यही वाला तरीका, लेकिन चूंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको 2 प्लेन्स दिए होते हैं, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ पहले, फिर सभी क्वेश्चंस फटाफट उसी से कर लेंगे। 2 प्लेन दे रखे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0
दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 के बराबर होता है तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे पर लंब होंगे। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों का अनुपात बराबर होता है, दोनों प्लेन पैरेलल होंगे। और अगर इनमें से कुछ नहीं होता तो उनके बीच में कोई ना कोई कोण होगा, और cos थीटा का जो सूत्र होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूलों पर आपका काम होगा। तो पहले पार्ट पे आते हैं। जो पहला प्लेन है वो है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन है 3x माइनस y माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a1 7, b1 5, c1 6, a2 3, b2 माइनस 1, c2 माइनस 10। देखने से पता चल रहा है पैरेलल तो ये है नहीं, आप सीधा एंगल निकाल लो, उसी से पता चल जाएगा। तो 7 इंटू 3, 5 इंटू माइनस 1, 6 इंटू माइनस 10 अपॉन 7 या 21 माइनस 5 और माइनस 60, 0 तो होता नहीं, तो सीधा एंगल ही निकलेगा, यानी ना पैरेलल है और ना ही वो। तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, 21 माइनस 5 माइनस 60, मॉडुलस तो लगेगा ही, खैर मॉडुलस लगाना ना भूलें, अपॉन 49 प्लस 25 प्लस 36, 9 प्लस 1 प्लस 100। माइनस 65 में से 21 गए तो माइनस 44, और ये हो गया 6 5 11 और 9 20, 4 2 6, 2 8, 8 और 3 11, और ये हो गया 110, ये भी 110 है। तो ये हो गया 44, मॉडुलस से माइनस साइन खत्म, 110, 11 चौक 11, 10 पर 2/5, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/5। बी पार्ट को देखेंगे, इसमें 5 पार्ट है इस क्वेश्चन में। 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। a1 हुआ 2, b1 हुआ 1, c1 हुआ 3, a2 हुआ 1, b2 हुआ माइनस 2, c2 हुआ 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ दिखाई दे गया था, वरना आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये 0 आ गया, इसलिए पहला और दूसरा प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। सी पार्ट पे आते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी ये डी पार्ट कर दिया। 2x माइनस 2y प्लस 4z माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इक्वल टू 0। a1 2, a2 3, b1 माइनस 2, b2 माइनस 3, c1 4, c2 6। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है a1 अपॉन a2 2/3, b1 अपॉन b2 ये भी 2/3, और c1 अपॉन c2 4/6, यानी ये भी 2/3। तो जब तीनों होंगे तो इसका मतलब पहला और दूसरा प्लेन एक दूसरे पर क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
डी पार्ट 2x माइनस वाई प्लस 3z, ये तो देख के ही पता चल रहा है। पहला प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 3z, इनमें तो रेशियो 1 ही आ रही है, यानी a1 भी 2, a2 भी 2, b1 भी -1, b2 भी -1, c1 भी 3, c2 भी 3, तो सबकी रेशियो a1 अपॉन a2 रेशियो 1 ही 1 आ रही है सबकी, सब 1 के बराबर आ रही है, इसलिए L1 और L2 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आते हैं ई पार्ट पर। लास्ट पार्ट है 4x प्लस 8y प्लस z माइनस 8 इक्वल टू 0 और y प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0। a1 4, b1 8, c1 z, a1 a2 0, x का कोफिशिएंट 0 है, b2 1, c2 आपका 1 हो गया, और सॉरी c1 भी 1 है। तो ना तो रेशियो और ना ही ये 0 बन रहा, तो अब सीधा एंगल निकालेंगे। तो cos थीटा इज a1 a2 यानी 4 इंटू 0, b1 b2 यानी 8 इंटू 1, c1 c2 यानी 1 इंटू 1 अपॉन a1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 प्लस 1 यानी 9 अपॉन 16 प्लस 64 प्लस 1, और ये हो गया √2। 9 अपॉन ये बन गया आपका 81, 64 प्लस 16 80 प्लस 1 81 का √9, तो ये हो गया 1 अपॉन √2, यानी थीटा की वैल्यू होगी 45 यानी π/4। ये था आपका लास्ट पार्ट। और अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें दिए हुए बिंदुओं से और प्लेन, जो दिए हुए पॉइंट प्लेन है, इनके बीच की आपसे दूरी पूछी है। क्वेश्चन नंबर 14, आपसे पूछा है किसी पॉइंट से, अब पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला फॉर किसी पॉइंट x1 y1 z1 से किसी प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के बीच की दूरी d अगर है, तो ये आपका होगा ax1 मॉडुलस लगा के प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, एक मिनट, अगर ये माइनस डी लिखा हो, मतलब इक्वल टू डी, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी हो, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², ये फॉर्मूला होगा। तो जो अब आपका 5 पार्ट दे रखे हैं, तो आपको पॉइंट दे रखा है x1 y1, पॉइंट दे रखा है 0 0 0, और प्लेन जो दे रखा है वो दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 12z बराबर 3। तो अब कंपेयर करेंगे, तो जो डिस्टेंस होगा x1 0, y1 0, z1 0, a3 b4 -4 c12, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस डी की वैल्यू 3 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हो गया -3 अपॉन 9 प्लस 16 प्लस 144, ये हो गया 169 यानी 13, यानी 3 अपॉन 13 डिस्टेंस होगा
सेकेंड जो है उसमें पॉइंट है 3 -2 1 और प्लेन की इक्वेशन है 2x - y + 2z + 3 = 0। तो जो डिस्टेंस होगा, अब ये पहले उधर ले लीजिए उसी फॉर्म में -3, तो अब d की वैल्यू -3 रखेंगे। तो x1 2 × 3, फिर -2 × -1 + 2 × 1 और फिर माइनस और d की वैल्यू -3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 + 2 + 2 + 3 अपॉन 4 + 1 + 4, 6 4 10 13 अपॉन 9 का अंडर रूट यानी 3, 13/3 ये डिस्टेंस हो गया। सी पार्ट 2 3 -5 और प्लेन है आपका x + 2y - 2z = 9। तो डिस्टेंस होगा 2 × 1 x का जो कोफिशिएंट + 2 × 3 -2 × -5 माइनस d की जगह 9 अपॉन x का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो 2 + 6 + 10 - 9 अपॉन 8 + 1 9 का अंडर रूट यानी 3। तो ये हो गया 6 और 3 9 अपॉन 3 यानी डिस्टेंस हो गया 3। और जो लास्ट पार्ट है इसका, वीडियो ज़रा लंबी बन गई है पर मैंने इसे ख़त्म करने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा बना दिया है। आपसे जितने क्वेश्चन एक बार में हो उतने आप पढ़िए और वीडियो को रोक दीजिए, फिर वीडियो को आप कई बार में पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे यही फ़ायदा है। -6 0 0 और 2x - 3y + 6z - 2 = 0। तो पहले इसे उसी फॉर्म में रख लीजिए, नहीं तो फिर आपसे कंफ्यूज होंगे। अब d की वैल्यू 2 है, तो डिस्टेंस हो गया 2 × -6 -3 × 0 6 × 0 माइनस d की वैल्यू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, -12 -2 अपॉन 4 + 9 + 36। ये बैठा -14 और ये बैठा 49 का अंडर रूट 7। ये 2 पे कटा, मॉडुलस से रह गया 2, तो डिस्टेंस रह गया 2। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 11.3। अगले वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।